स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। मैं विजय लक्ष्मी, कक्षा 9वीं में। अभी हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। इसके अंतर्गत हमने पूर्व में 4 कक्षाओं का अध्ययन कर लिया है। आज हम अपनी 5वीं कक्षा में हैं और आज हम रूस के साम्राज्य के अंदर छिड़ने वाले प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा था कि रूस की औद्योगिक सामाजिक स्थितियाँ कैसी थी, वहाँ पर समाजवाद किस तरह से पनप रहा था, किस तरह से मजदूरों के संगठन बन रहे थे, जार की सत्ता के निरंकुशता को कम करने के लिए संसद का गठन किया गया था जिसे वहाँ पर ड्यूमा कहते थे। अब हम आगे चलकर देखें तो 1914 तक यूरोप के जो गठबंधन थे उनके बीच युद्ध छिड़ गया था। ये कब की बात कर रहे हैं हम? 1914 को जो यूरोप के गठबंधन थे ना, उनके अंदर युद्ध छिड़ गया। अब यहाँ पर यूरोप के गठबंधनों में हो गया कि उसी जगह के कुछ अलग अलग राष्ट्र। अब ये गठबंधन थे, युद्ध हुआ तो निश्चित रूप से यहाँ पर 2 वर्ग बन जाएंगे, आमने सामने युद्ध होगा तो 2 गुट तो बनेंगे ही। अब यहाँ पर जो गठबंधन के 2 गुट बने, उन गुटों को हम देखें तो एक गुट के अंदर तो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की ये एक गुट में आ गए, यानी कि इन्होंने अपना एक संगठन बना लिया। और दूसरा जो संगठन बना उसमें थे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। यहाँ पर देखिए युद्ध शुरू हुआ है यूरोप के गठबंधनों में। यूरोप के देश हैं ये सारे, जिनमें से जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की का एक गुट बनाए और दूसरा गुट बनाए फ्रांस, ब्रिटेन और रूस का। और ये जो दूसरा गुट था इसी के अंदर आगे चल कर के इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए थे। तो हमने देखा कि जब युद्ध शुरू होता है यूरोप के गठबंधन या यूरोप के देशों के बीच में तो 2 गुट हमारे सामने उभर कर सामने आते हैं। पहले गुट के अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे और दूसरे के अंदर फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। प्रारंभिक अवस्था में थोड़े समय बाद युद्ध के अंदर इसी गुट के अंदर इटली और रोमानिया ने भी अपना सहयोग देना या समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। अब ये जो देश थे ये जब लड़ रहे थे 1914 के अंदर, इन देशों का दुनिया के कई देशों में मतलब साम्राज्यवाद फैला हुआ था। तो ये वैश्विक साम्राज्यवाद इसे हम कह सकते हैं। वैश्विक साम्राज्य यहाँ पर क्या हो गया कि इन देशों के अधीन जितने भी उपनिवेश थे वो सब क्या हो गए। अब देखिए कि जब हम किसी के अधीन होते हैं तब सामने वाला जैसा हमें इंस्ट्रक्शंस देता है वैसे हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक यही स्थिति उपनिवेशों की भी थी। उपनिवेश जो राष्ट्र थे वो जिस किसी भी राष्ट्र के अधीन थे उनके निर्देशानुसार उन्हें युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा था। यह स्थिति है अन्य राष्ट्रों की जो कि यूरोप के नहीं भी थे, लेकिन फिर भी इन में से किसी न किसी का उपनिवेश होने के कारण उनको अपनी सेनाओं सहित युद्ध में शामिल होना पड़ा था। तो इसी कारण से इस वैश्विक साम्राज्य के कारण यह जो युद्ध था केवल यूरोप का युद्ध न रहकर प्रथम विश्व युद्ध का स्वरूप धारण कर लेता है, क्योंकि दुनिया के अधिकांश देश या तो स्वतंत्र थे तो सीधे रूप से युद्ध में शामिल थे, और यदि स्वतंत्र नहीं थे, किसी न किसी के उपनिवेश थे, तो अपने मतलब प्रभुत्व वाले साम्राज्य के निर्देशानुसार उन्हें युद्ध में अपना सहयोग देना पड़ रहा था। तो इस तरह से यह जो युद्ध था जो कि यूरोप के देशों से शुरू हुआ, आगे चल कर के इसने प्रथम विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया। ठीक है ना, 1914 की यह बात
है। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कहाँ से होती है कि यूरोप के देशों के गठबंधन जो थे उनके युद्ध से प्रारंभ हुआ और साम्राज्यवाद के कारण यह युद्ध प्रथम विश्व युद्ध में तब्दील हो गया था। अब आगे हम देखें तो प्रथम विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो इसका रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम जब युद्ध प्रारंभ हुआ तब रूस की जनता ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। रूस का प्रबल समर्थन इस युद्ध को मिला था। ठीक है ना। प्रारंभिक अवस्था में क्या था, रूस को बढ़ चढ़कर इस युद्ध में हिस्सा ले रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इस युद्ध में जीतने के बाद वह दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। इसका कारण क्या था, रूस को ऐसा क्यों लग रहा था? कारण ये था कि उस समय जब यह युद्ध प्रारंभ होता है तो रूस के पास दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी और इसी आधार पर रूस यह मानकर चल रहा था कि इस युद्ध में उसको विजय प्राप्त होने वाली है और वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनकर सामने आएगा। लेकिन जब यह युद्ध प्रारंभ हो गया तो शुरुआत में तो क्या हुआ, जनता ने जार का साथ दिया और युद्ध के अंदर काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शुरुआत में क्या हुआ, जार कौन था, वहाँ का शासक था, तो जार को खूब समर्थन दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, यानी कि युद्ध शुरू हुआ लेकिन उसका अंत जब लोगों को दिखाई नहीं देने लगा, युद्ध क्या हो गया, धीरे धीरे लंबा होने लग गया, लंबा खिंचता गया, तब लोगों को क्या हो गया, युद्ध से निराशा होने लगी और इन्होंने धीरे धीरे इसमें रुचि लेना कम कर दिया। और धीरे धीरे रूस की जो जनता थी उसने जार का समर्थन करना बंद कर दिया। और जार ने भी क्या किया था, यहाँ पर जो जार था इसने शुरुआत में तो क्या किया, जनता का समर्थन लेने के लिए ड्यूमा जो थी उसका मतलब मीटिंग्स बुलाना, उसकी सलाह लेना, उसकी सलाह के अनुसार आगे अपनी नीति तय करके काम करना। लेकिन धीरे धीरे इसने क्या कर दिया, ड्यूमा को नज़रअंदाज करना प्रारंभ कर दिया था। तो जिससे क्या हुआ कि जनता और ड्यूमा दोनों के अंदर जार की लोकप्रियता खत्म होने लगी और धीरे धीरे इन्होंने जार का समर्थन करना या युद्ध का समर्थन करना बंद कर दिया। अब देखो इसका कारण क्या था, जार जो था इसकी जो पत्नी थी ना, यह जर्मन की थी और जर्मनी युद्ध के अंदर रूस को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा था। इस कारण से जनता के अंदर क्या था, जर्मन विरोधी भावनाएं पनप रही थी। ठीक है, जर्मन विरोधी भावनाएं यहाँ पर जनता के अंदर पनप रही थी और इसी कारण से जनता ने क्या कदम उठाया कि इनका एक राष्ट्र था सेंट पीटर्सबर्ग। हमने पहले भी कक्षाओं में इसका नाम सुना है। यह एक अच्छा औद्योगिक नगर भी बना था रूस का, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग था। इसका नाम बदल करके इन्होंने कर दिया था पेट्रोग्राद। इसको नाम को बदलने का कारण क्या था कि ये जो सेंट पीटर्सबर्ग नाम था ये जर्मनी भाषा का नाम था और जनता को ऐसा लग रहा था कि जो राजा की पत्नी है अलेक्सेंड्रा जो थी इसकी पत्नी, इसका नाम क्या था, अलेक्सेंड्रा इसकी पत्नी का नाम था। इसके जर्मन प्रभाव के कारण या यूँ कहें कि राजा अपनी पत्नी के प्रभाव के कारण देश में जर्मन का समर्थन करते हुए अपनी रणनीति तय कर रहा है और जनता जर्मनी के द्वारा युद्ध में दी गई हानियों से परेशान हो गई थी और उन्होंने जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण इसका विरोध करने का एक तरीका यह लिया कि इन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया। यह जनता की जर्मन विरोधी जो भावनाएं थी उनको प्रकट करने का एक तरीका था। तो यहाँ पर जब राजा को या यूँ कहें जार को यह समझ में आने लगा कि जनता उसका समर्थन नहीं कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, जार की भी और सत्ता, उस समय जो भी मंत्रीगण थे इन दोनों की क्या हो रही थी, लगातार अलोकप्रियता बढ़ रही थी। लोकप्रियता नहीं बढ़ रही थी, अलोकप्रियता, यानी कि जनता इनसे काफ़ी नाराज़ हो रही थी। लगातार जनता इनसे नाराज़ हुए जा रही थी। कारण क्या था, युद्ध के अंदर इनकी असफलता और जर्मनी के द्वारा युद्ध में रूसी सेनाओं को पहुंचाया जाने वाला नुकसान, जिसके कारण से ऐसा जनता के अंदर हो रहा था।
अब यहाँ पर देखिए, जब यह युद्ध प्रारंभ होता है तब हमने अभी तक तो राष्ट्रों के बारे में देखा कि कौन कौन से राष्ट्र किस किस खेमे में थे। अब इन खेमों में युद्ध प्रारंभ होने के बाद भी युद्ध दो मोर्चों पर चल रहा था, एक पूर्वी मोर्चा था और एक पश्चिमी मोर्चा था। युद्ध कहाँ था? दो मोर्चों पर चल रहा था। एक था पूर्वी मोर्चा और दूसरा था पश्चिमी मोर्चा। दोनों जगह सेनाएं तैनात थी और दोनों जगह युद्ध चल रहा था। ठीक है ना। दोनों जगहों के युद्ध में अंतर पाया जाता है। दोनों जगह पर जो युद्ध की स्थिति थी उसमें अंतर इस प्रकार से था कि जो पूर्वी मोर्चा था वह काफ़ी बड़ा फासला तय कर चुका था। यहाँ पर सेना क्या हो रही थी? लगातार खदेड़ी जा रही थी। और यहाँ पर क्या था कि सेना जो थी ये फ्रांस के सीमा पर बनी हुई जो खाइयाँ थी, खाइयों से लड़ाई कर रही थी। अब देखिए कि जब आमने सामने का युद्ध होता है वह ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पर सैनिक भी ज़्यादा मर रहे थे। ठीक है ना। काफ़ी सारे सैनिक इस मोर्चे पर मर रहे थे। बावजूद इसके बार बार सेनाएं पीछे खिसकने पर मजबूर हो रही थी, जिससे क्या हो रहा था कि मनोबल जो था रूसियों का लगातार गिर रहा था। इनको ऐसा लग रहा था कि युद्ध के द्वारा केवल विनाश के अलावा कुछ भी हासिल नहीं किया जा सक रहा है। और यहाँ पर क्या था? खाइयों से लड़ाई हो रही थी, तो युद्ध एक जगह स्थिर था और लगातार युद्ध जारी भी था। जनहानि भी कम हो रही थी। अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से छुप कर लड़ रहे थे, तो इस वजह से इनका थोड़ा बचाव था। यहाँ पर सैनिकों की मृत्यु कम संख्या में हो रही थी। और यहाँ पर आमने सामने का युद्ध चल रहा था, सीधी सामने सेनाएं थी, तो इस कारण से जो सेनाएं थी वो लगातार आगे और पीछे मूव कर रही थी। इस कारण से यहाँ पर सैनिक भी ज़्यादा मर रहे थे। सैनिकों के मरने के कारण जो रूसी सेना थी वहाँ के लोगों का मनोबल जो था लगातार गिरने लग गया था। उनको ऐसा लगने लग गया था कि युद्ध जो है यह एक घाटे का सौदा। लगातार 2 साल जब लड़ाई चलती रही, उसके बावजूद क्या हुआ? जर्मनी व ऑस्ट्रिया जो थे ये रूस की सेनाओं को लगातार हरा रहे थे। यह स्थिति थी लगातार 2 सालों से चल रहे इस युद्ध की कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो थे वो लगातार रूस को हरा रहे थे। और इसके कारण से रूस की जो जनता, शुरुआत में क्या था, हमने देखा कि शुरुआत में रूस ने बहुत बढ़ चढ़कर युद्ध में हिस्सा लिया था। कारण क्या था? रूस को ऐसा लग रहा था कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है, जिसे कि रूसी स्ट्रीम रोलर कहा जाता था। तो इस कारण से रूस ने ये सोचा कि युद्ध में निश्चित रूप से हमारी विजय हो जाएगी और हम दुनिया की एक वैश्विक शक्ति बनकर उभरेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। लगातार 2 सालों तक जब युद्ध चलता रहा, उसके बाद भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अंदर रूस को लगातार पराजय ही मिल रही थी। और 1917 तक आते आते इनके 70 लाख सैनिक, उस समय यह जनसंख्या बहुत बड़ी थी और वो भी केवल युवा पुरुषों की, क्योंकि सैनिक वही थे जो प्रशिक्षित, शारीरिक रूप से मजबूत और युवा थे। ठीक है ना। 70 लाख सैनिक क्या हो गए थे?
मौत के घाट उतारे जा चुके थे। इस युद्ध में 70 लाख सैनिक खेत हो चुके थे 1917 तक। तो इस कारण से जो युद्ध था वह निश्चित रूप से किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पा रहा था। विनाश के अलावा रूस को और कुछ भी इससे प्राप्त नहीं हो रहा था। तो इसके कारण जब ये सेनाएं पीछे खसक रही थी ना, देखो जब कोई हारता है तो उसको काफ़ी क्रोध आता है, यह एक सामान्य प्रवृत्ति है। और जब वह गुस्से में होता है तब वह विध्वंस के बारे में सोचता है, सृजन के बारे में नहीं सोचता है। तो यही स्थिति यहाँ पर क्या थी, रूसी सेनाओं की भी थी। रूसी सेनाएं जो थी इनको युद्ध में बार बार पीछे हटना पड़ रहा था। तब ये क्या कर रहे थे कि जैसे जैसे ये पीछे हट रहे थे ना, तो ये क्या करते, इमारतें जितनी भी थी और जितनी भी फसलें होती थी इनको नष्ट कर देते थे। कारण क्या होता था कि इनको ऐसा लगता था कि हमारे बाद जब वो शत्रु सेना के सैनिक यहाँ पर आए तो उनको हम कितनी दिक्कत पहुँचा सकते हैं। यदि उनको यहाँ रहने के लिए स्थान और खाने के लिए अनाज पर्याप्त रूप से मिलता रहा तो वो आगे और अधिक पावरफुल होकर के हमारे साथ लगातार युद्ध करते रहेंगे। तो उनको हम सीधे तो युद्ध में नहीं हरा पा रहे हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं में कमी की जा सकती है। तब ये सैनिक जब पीछे हटते थे तो ये काफ़ी सारी इमारतों को विध्वंस कर देते थे, फसलें होती थी उनको नष्ट कर देते थे, ताकि जो शत्रु पक्ष की सेना है वहाँ पर लंबे समय तक ना टिक पाए। तो इस उद्देश्य से जब ये इस प्रकार का विध्वंस करते थे तो इसका हर्जाना न केवल जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सेनाओं को बल्कि वहाँ के आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा था। अब होता क्या था कि इन सेनाओं के द्वारा किया गया ये नुकसान वहाँ की आम जनता को भुगतना पड़ता, और सेना के साथ साथ जो आम जनता थी उसके बहुत सारे लोग, लगभग हम ये कह सकते हैं कि 30 लाख लोग। इसका परिणाम क्या हुआ कि 30 लाख लोग वहाँ की जनसंख्या के क्या हो गए, शरणार्थी बन गए अपने ही स्थान पर। और ये शरणार्थी किस पर भारी हैं, देश की सरकार पर। निश्चित रूप से आज हमारे देश की जो भी समस्याएं होंगी उनके लिए हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, देश की सरकार को। और वहाँ पर राजशाही थी तो वहाँ पर जार इसके लिए जिम्मेदार था कि भाई जार की अनीति के कारण, जार की दूरदर्शिता की कमी के कारण आज जनता को इतने सारे कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, इतने सारे लोग घरों से बेघर हो गए, इतने सारे लोगों को जो है युद्ध का सामना करना पड़ रहा है, युद्ध के दुष्प्रभावों को झेलना पड़ रहा है। अब यहाँ पर हम एक बार नज़र डालें कि इन युद्धों का वहाँ के सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अब देखिए युद्धों के कारण उद्योगों पर क्या प्रभाव, जो उद्योग धंधे थे इन पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा कि उद्योगों के अंदर मजदूरों की कमी हो गई। ठीक है, मजदूरों की कमी हुई, साथ ही साथ जो माल इनको मिलता था आसपास के देशों से उसको भी ये प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। रेलवे लाइनें टूट चुकी थी, जिसके कारण परिवहन में दिक्कतें हो रही थी। इसी के साथ साथ आगे अनाज की भी कमी इनको झेलनी पड़ी। तो ये कुछ समस्याएं थी जिनके कारण उद्योगों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा। उद्योग धंधे ठप हो गए। ज़्यादातर जितने भी लोग थे युद्ध में संलग्न होने के कारण, हमने देखा था कि 70 लाख लोग तो मर ही गए थे और 30 लाख शरणार्थी हो गए थे, यानी कि 1 करोड़ की जनसंख्या लगभग। तो यहाँ पर अब ये जनसंख्या जो थी ये सारी काम में आने वाली कार्यशील जनसंख्या थी, तो मजदूरों की कमी हो गई, बड़ी संख्या में जनहानि हुई। युद्ध के कारण बहुत सारी रेलवे लाइनें जितनी भी थी परिवहन के साधन के रूप में वो टूट चुकी थी। इसके अलावा अनाज की कमी, और कमी देखो यहाँ पर 2 कारणों से आई। एक तो उत्पादन की कमी हो गई थी, ठीक है ना, पहली बात तो उत्पादन में कमी आई, और दूसरी क्या आई
कि अधिकांश अनाज युद्ध पर सेना के लिए भेजा जाने लगा और सेना पर भेजने के कारण से आम जनता के लिए ये जो अनाज था इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर इन दो कारणों से, एक तो उत्पादन हुआ, उसको इन्होंने नष्ट कर दिया था पीछे सरकते सरकते, तो यहाँ एक तो उत्पादन में कमी आ गई, और दूसरा जो उत्पादन हो रहा था उसको सर्वप्रथम देश रक्षा के लिए जो सैनिक आज शहीद होने के लिए सरहद पे खड़ा है उसके लिए आवश्यक था भेजना, तो इन्होंने पहले सेना की आपूर्ति की और इस कारण से जो आम जनता थी उसके लिए जो ये अनाज थी इसकी काफ़ी किल्लत आ गई। और हुआ क्या परिणाम इसका कि सर्दियों के अंदर तो रोटी की दुकानों पर झगड़े होने लग गए थे, कारण कि जनता भूख से इतनी ज़्यादा त्रस्त हो गई थी कि उनको अब अनाज की आपूर्ति न होने के कारण आपसी संघर्ष ने इसका रूप धारण कर लिया था। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोप के देशों ने शुरू किया था उसके अंदर रूस जो कि ये मानकर चल रहा था कि उसे इस युद्ध में विजय मिलेगी, उसने शुरुआत में बढ़ चढ़ कर युद्ध में हिस्सा लिया। धीरे धीरे 2 साल बीतते बीतते रूस की स्थिति जो थी वो खराब होने लग गई, जनता विरोध करने लग गई, जनता के अंदर जर्मन विरोधी भावनाएं पनपने लगी और उन विरोधी भावनाओं को उन्होंने किस तरह से प्रदर्शित किया कि उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया था। और जो महारानी थी और उसका जो एक सलाहकार था उनका भी उन्होंने काफ़ी विरोध किया और उनकी जो राजनीति में हस्तक्षेप था महारानी और उनके सलाहकार सन्यासी का, उसने राजा और राजा की सत्ता को और ज़्यादा अलोकप्रिय बना दिया था। यानी कि जो विरोधी भावनाएं थी जो क्षेत्र से रिलेटेड थी वो अब धीरे धीरे कहाँ आने लगी, रानी और उसके सलाहकारों पर आने लगी कि भाई ये हमारे देश के लिए हितकर योजनाएं नहीं बना रहे हैं। फिर युद्ध की हानियों के बारे में हमने देखा कि युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ। एक तो यूरोप के उद्योग धंधे नष्ट हो गए। अब देखो यहाँ पर हम एक बात ध्यान रखें कि यूरोप पहले से ही कोई औद्योगिक देश नहीं था। यूरोप की 80 से 85% तक जनता कृषि पर निर्भर थी, यह हमने पूर्व कक्षा में अध्ययन किया था। और जो थोड़े बहुत उद्योग धंधे थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं थे। अब इन सब के कारण जब उद्योग धंधे नष्ट हुए और इसके अलावा जो एक विदेशों से यहाँ पर औद्योगिक सामान की आपूर्ति होती थी उसका रास्ता क्या था, बाल्टिक सागर। इस पर किसका अधिकार हो गया था, जर्मनी का। जर्मनी का हो गया था। अब जर्मनी के अधिकार में होने के कारण जर्मनी क्या था, रूस के अपोजिट साइड से लड़ाई कर रहा था, तो इस कारण से जर्मनी ने इस रास्ते से होने वाली आपूर्तियों को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो जिसके परिणाम स्वरूप इनके उद्योगों में जो थोड़ी बहुत आपूर्ति विदेशों से हो रही थी वो भी बंद हो गई और धीरे धीरे उद्योगों में मजदूरों की कमी होने लगी, बहुत बड़ी मात्रा में जनहानि हुई, रेलवे लाइनें टूटने से परिवहन ठप हो गया। अनाज की कमी हो गई। अनाज की कमी का प्रमुख कारण था एक तो उत्पादन की कमी, क्योंकि सेना जहाँ जहाँ युद्ध कर रही थी वहाँ पर बोई गई फसलों को वो नष्ट कर रही थी, और दूसरा सेना को रसद की आपूर्ति लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण से भी जनता के लिए आपूर्ति कम हो रही थी और परिणाम यह निकला कि को वो लगातार नष्ट करती जा रही थी। और दूसरा ये था कि युद्ध के कारण से सेना को जो रसद की आपूर्ति थी वो बढ़ रही थी और सेना को आपूर्ति बढ़ने के कारण से आम जनता के लिए जो रसद सामग्री थी उसकी कमी होती जा रही थी। परिणाम इसका यह हुआ कि सर्दियां आते आते जो रोटी की दुकानें थी वहां पर जनता में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, आपस में झगड़े होने लगे। अब देखिए, किसी भी साम्राज्य के अंदर युद्ध के कारण जब स्थितियां इतनी विकट हो जाए तो निश्चित रूप से जनता राजा के विरुद्ध होना स्वाभाविक थी, और यहाँ पर भी जो जनता थी वह रूस के साम्राज्यवाद में जार के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए मजबूर हो रही थी।
तो आज हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जो अध्ययन किया है उसे हम किताब से एक बार पुनः देखेंगे और नोट्स बनाएंगे। इसके अलावा यदि कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट करके पूछेंगे। धन्यवाद।